हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। इसके बाद हमें बात करनी है कुछ नेशनल इवेंट्स पे। प्रेरणा प्रोग्राम क्या है, क्यों ये चर्चा में है, हम इस पे बात करेंगे। हमको यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स पे डिस्कशन करना है, उन रिपोर्ट्स को आज हम देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन आज हमें बैंकिंग के भी देखने हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स भी हम देखेंगे और वीडियो के एंड में काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर एक अपडेट तो बनती ही है। वो अपडेट क्या है? आप लोग लंबे समय से लगे हुए थे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और आपके आने वाले समय में एग्जाम्स भी हैं, इसलिए मैंने कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है और टॉपिक वाइज विद पीवाईक्यूज हम उसको कर रहे हैं। मतलब पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसी का पीवाईक्यू देखेंगे, फिर अगला टॉपिक, उसका पीवाईक्यू, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट करा दिया है। पहला टॉपिक क्या था? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। वो भी पहला जो कंपनी आई है पोर्चुगीज। ठीक है, तो पोर्चुगीज की जो कंपनी भारत में आई है, कौन कौन से गवर्नर हुए, क्या काम किए, कौन सी पॉलिसीज लेकर आए और पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बने हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कल मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी कोई बुक फॉलो कीजिए, क्योंकि सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और पीडीएफ, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वीकली करंट अफेयर्स है, इसके अलावा हमारी जो पीवाईक्यू एसएससी सीजीएल 2022-23 के मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो हैं, या आपका ये हिस्ट्री है, इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सर्च कर लेना पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। ओके, तो पहली पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं हिंट देती हूँ। हमारी कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर रही है, बट रिसेंटली सिरजा अकुला ने उनको ओवरटेक कर लिया था। मनिका बत्रा के बारे में बात कर रही हूँ। आइए उनसे रिलेटेड पहले हम न्यूज को देखेंगे। ये है मनिका बत्रा, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेबल टेनिस प्लेयर है और ये पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं जो वर्ल्ड की टॉप 25 रैंकिंग में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और इनकी रैंकिंग आपको 24 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। मतलब सिरजा अकुला अब नहीं, अब आपको इनकी रैंकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इंडियन वीमेन टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन पैडलर टू ब्रेक इनटू द टॉप 25 ऑफ द वर्ल्ड वीमेन सिंगल रैंकिंग। और इनका जो रैंकिंग है वो इनके करियर का सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग है, विच इज वर्ल्ड नंबर 24 बन गई है। पहली बार कोई इंडियन प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर टॉप 25 में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मनिका बत्रा के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 2018 में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और टीम इवेंट्स में भी। इसके अलावा इनका जो भी करियर रहा है, इन्होंने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, इसलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है 2020-2020 में। तो मनिका बत्रा, ये नाम आपको किसी सेट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लिख लीजिए, इनका नाम नहीं भूलना है कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी से बिलोंग करते थे और बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। बिकॉज ऑफ कैंसर इनकी डेथ हो गई है, ही पास्ड अवे। ठीक है, ही वॉज अ सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर। और जब नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट के समय, मतलब अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर 2005 में थे तब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये 2 बार बिहार राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2005 से लेकर 2013 तक और 2017 से 2020 तक। इसके अलावा बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों बॉडी के मेंबर रहे हैं। उनमें से एक आपको सुशील कुमार मोदी देखने को मिलेंगे। ही वॉज फ्रॉम बिहार। क्लियर है? तो इनका नाम हो गया। अगली बात करते हैं, आप लोग ने बिल गेट्स के बारे में जरूर सुना होगा। बिल गेट्स की वाइफ के बारे में भी आपने सुना होगा, जिनका नाम है मिलिंडा गेट्स।
और इन दोनों ने मिलकर 2000 मतलब 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया था, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिलिंथ्रॉपी ग्रुप है, मतलब जो सबसे ज्यादा परोपकारी काम करता है। और इनका जो मेन एजेंडा है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इसके अलावा आप देखेंगे ये लोग एड्स को, टीबी और मलेरिया को फाइट करने में मदद करते हैं। इन्होंने कई सारे वैक्सीनेशन अलायंस भी कर रखे हैं, WHO को भी ये फंडिंग करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से इनका ये ऑर्गेनाइजेशन था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसमें एक को चेयर थी, बट इन्होंने रिसेंटली स्टेप डाउन कर लिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। क्लियर है? तो मिलिंडा फ्रेंच गेट्स रिजाइन एट द गेट फाउंडेशन को चेयर। तो अब ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की को चेयर नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डन। अंत में हम दो और व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, जो कि पहले सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। नाम क्या है? लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं। रिसेंटली इन्होंने ओथ या शपथ ग्रहण करने का काम किया है। अगली पर्सन ये जो है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर है। 2013 में इन्हें लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो कैनेडियन ऑथर एलिस मुनरो पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92 और इनको लिटरेचर के फील्ड में 2013 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल कमेटी मुनरो को एक नाम दिया था मास्टर ऑफ कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज, ये इनका अपना एक टाइटल है। तो एक कुछ हमारे पर्सन थे जो आज हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, हम कुछ नेशनल इवेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है सुबह 8 बजे, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भारत पर्व। सो इंडिया टू होस्ट भारत पर्व एट कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ दिन पहले मैंने जो आपका वर्ल्ड हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन समिट हो रहा है नीदरलैंड में, उसके बारे में भी बताया था कि इंडिया ने पहली बार अपने पैवेलियन को वहां पर सेटअप किया है। सिमिलर यहाँ पर भी जो 77th नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होने हैं? फ्रांस में स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है 14 मई से लेकर 25 मई के बीच में, और इंडिया इस 12 दिन के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इंडिया अपना भारत पर्व भी यहाँ पर होस्ट करेगा। इंडिया विल होस्ट अ भारत पर्व एट द कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके भारत पर्व को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अलग अलग हमारी इंडियन फिल्म कम्युनिटीज हैं, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का जो रिच कल्चर, मतलब इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमेटोग्राफी रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे शोकेस की जाएंगी। इसके अलावा जो ऑफिशियल पोस्टर एंड ट्रेलर, जो 55th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होने वाला है 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में, तो ये जो भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इसका ट्रेलर और ऑफिशियल पोस्टर भी यहाँ पे लगाया जाएगा। बेसिकली अलग अलग जो और प्रोड्यूसर अलग अलग कंट्रीज के कांस फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं, उनको भी बताने के लिए कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री कैसी है और आप भी यहाँ कर मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डन इतनी चीजें। अभी जो भारत का पवेलियन है, इसको डिजाइन किसने किया है? तो इसको डिजाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने, और इसकी जो थीम है वो थीम बेस्ड है क्रिएट इन इंडिया। तो थीम यहाँ पे डिसाइड की गई है द सूत्रधार। सूत्रधार यहाँ पर भारत के पवेलियन की थीम आपको देखने को मिलेगी कांस फिल्म फेस्टिवल में। इस पवेलियन को ऑर्गेनाइज किसने किया है? डिजाइन तो हमने देख लिया, NID अहमदाबाद ने डिजाइन किया है, बट इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद द कोलैबोरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब फिक्की और NFDC ने मिलकर इस पवेलियन को ऑर्गेनाइज किया है। क्लियर है? अब एक और खास बात, यहाँ पे एक मूवी का नाम आप याद रख सकते हैं, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो। देखो, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब FTII के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी एक शॉर्ट मूवी है, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, जिसको बनाया था। नाम है सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो, और ये सिलेक्ट हुई है लास्ट स्निफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए, और इसमें ये compete करेगी 17 अलग ग्लोबल इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म के साथ, और फिर देखते हैं प्राइज मिलता है कि नहीं, वो बात की बात है, पर हाँ compete करने वाली है। डन। चलिए नेक्स्ट है
नेशन बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल 2024 इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्किल कंपटीशन जिसका नाम है इंडिया स्किल 2024 हैशटैग स्किल से जीतेगा दुनिया, तो इसको जीतेंगे दुनिया, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, श्री अतुल कुमार तिवारी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, इन्होंने इंडिया स्किल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। हर 2 साल में ये कंपटीशन होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका सेक्टर स्किल काउंसिल, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और कई सारे पार्टनर इंस्टीट्यूट यहाँ पे शामिल होते हैं। इसमें लगभग 61 अलग अलग कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, 61 अलग अलग कैटेगरी में आपके स्किल कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होंगे, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग है, कारपेंटिंग, क्राफ्टिंग एटसेट्रा। और इनमें से जो ब्राइट स्टूडेंट निकल के आएगा, जो भी ब्राइट स्टूडेंट निकल के आएंगे उनको फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे कहां पर? वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन जो कि फ्रांस में होगा सितंबर 2024 में। और ये जो कंपटीशन है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, ये भी हर 2 साल में होता है, सिमिलर इंडिया स्किल कंपटीशन। बात समझ में आ रही है? कहां पर हो रहा है? यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली में हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। आप देख सकते हैं UNODC मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसको रिलीज करता है। इसे वियना ऑस्ट्रिया जहां इनका हेडक्वार्टर है वहां पर इसको रिलीज किया गया है। कौन सा एडिशन है? ये 3रे नंबर का एडिशन है। इसके पहले 2016 में और फिर 2020 में मतलब 2020 और 2016 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ये 3रे नंबर का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या बताता है? ये इंसाइट्स बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से पूरे एंटायर वर्ल्ड में इलीगल तरीके से जो इंडेंजर स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, उनको इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग की जा रही है। तो उस पे बेसिकली ये प्रकाश डालने का काम करता है। द रिपोर्ट प्रोवाइड एन अपडेटेड फोकस ऑन ट्रेंड इन द इलीगल ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच इज लिस्टेड इन साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो साइट्स के अंदर जो लिस्टेड स्पीसीज हैं उनकी किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है इलीगल तरीके से, उसको बताने का काम इस रिपोर्ट में किया जाता है, जो कि 3rd एडिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो डेटा कवर किया गया है वो 2015 से लेकर 2021 के डेटा को कवर किया गया है। हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में बात करेंगे कि एनिमल स्पीसीज वो कौन सी हैं जिनकी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्लांट की स्पीसीज के बारे में जिनकी ट्रेडिंग हो रही है, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पे राइनो, आपके जो राइनो होते हैं वो भी 1 हॉर्न राइनो, उनके जो हॉर्न होते हैं ना उसकी स्मगलिंग बेसिकली की जाती है, उनको मार के वो हॉर्न बेच दिए जाते हैं। तो राइनो का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा है 29%। इसके अलावा फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे? पेंगोलिन्स देखने को मिलेंगे, ये 2nd नंबर पे आते हैं 28%। और एलिफेंट की जो हाथी दांत होते हैं ना, एलिफेंट आइवरी, तो वो आपको 3rd पोजीशन पे देखने को मिलेगी 15%। तो ये जो टॉप 3 स्पीसीज हैं इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से, इनकी सबसे ज्यादा इलीगल तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। डन। अब बात करते हैं प्लांट की स्पीसीज के बारे में। तो सबसे पहला जो प्लांट आता है वो है सेडर। आप लोगों ने देवदार के पेड़ के बारे में सुना होगा ना, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सेडर एंड स्पाइंडल्स में आपको कई सारे मतलब बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें आपको कई सारे साइट्रस फ्रूट, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि मैंगोज भी आ जाते हैं, उसमें लीची आ जाती है, मैपल्स आ जाते हैं, वैसे इसके अंदर कैश्यू या काजू भी आ जाते हैं। तो इनका जो मार्केट है वो सबसे बड़ा है विच इज 47%। इसके अलावा रोजवुड का मार्केट आपको देखने को मिलेगा 35% और अगरवुड का मार्केट 13% देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और प्लांट स्पीसीज हैं जो अफेक्टेड हैं, जैसे कि गोल्डन चिकन फर्न एंड ऑर्किड्स। क्लियर है इतनी चीजें? डन। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया उन टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होता है जहां पर सबसे ज्यादा
जानवरों का शिकार किया जाता है, उनकी इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है, चाहे वो एयर रूट हो चाहे वो आपका रोड रूट हो। ठीक है, तो इंडिया आपको टॉप 20 कंट्रीज में देखने को मिलेगा फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड टॉप 10 में मिलेगा आपको फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बाय एयर, मतलब आपके एयरक्राफ्ट के जरिए इनकी स्मगलिंग की जाती है। और जो हब है, मतलब जो एयरपोर्ट्स है जहां पर सबसे ज्यादा ये केसेस मिलते हैं, वो मुंबई और चेन्नई के एयरपोर्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग इनटू एंड आउट ऑफ इंडिया मेनली अकर थ्रू द ईदर द नॉर्थ ईस्ट और थ्रू द एयरपोर्ट, या तो एयरपोर्ट से इनकी स्मगलिंग होती है या नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो लगभग ओपन बॉर्डर है, क्योंकि वहां पे ट्राइबल रहती है, माइग्रेशन चलता रहता है, तो वहां से इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। और इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो मेजर हब एयरपोर्ट है वो मुंबई और चेन्नई के एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें? और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखेंगे तो मेजर जो ट्रैफिकिंग रूट्स हैं वो मिजोरम एंड मणिपुर में देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2022-23 को देखेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बताया था कि हमने 2022-23 में लगभग 1652 मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन की स्पीसीज को सीज किया था, जो कि ट्रैफिक की जा रही थी इलीगल तरीके से, जिनकी स्मगलिंग की जा रही थी। और इन 1652 मैमल्स में से 40% वो स्पीसीज थी जो इंडेंजर कैटेगरी में आती हैं। तो पता नहीं यार लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि अगर ये एक्सटेंट हो गए तो पूरा बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगा, बट ओके। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, इसका हेड ऑफिस आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। 1997 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और ये बेसिकली क्या करता है, ये फाइट करता है अगेंस्ट इलिसिट ड्रग एंड इंटरनेशनल क्राइम में। ठीक, नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम। अब प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक प्रोग्राम था जो कि इन्होंने 2024 में फरवरी मंथ में लॉन्च किया था। ठीक है, रिसेंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वर्चुअली एड्रेस द फर्स्ट एलुमनी मीटिंग ऑफ द प्रेरणा प्रोग्राम। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं प्रेरणा प्रोग्राम के, या जो पुराने बेनिफिशरीज है, या जो इन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था, उनकी बेसिकली यहाँ पे मीटिंग आपको देखने को मिली और ये पहली मीटिंग है अंडर द प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि एवरी अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मतलब क्या करता है, हर हफ्ते एक ग्रुप आइडेंटिफाई करता है और 20 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जिसमें 10 मेल होते हैं और 10 फीमेल होते हैं। और फिर इन 20 स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटी, योगा, अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग चीजें, मतलब मीनिंगफुल, यूनिक और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो फोकस स्टूडेंट होते हैं वो क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट होते हैं। प्रेरणा प्रोग्राम को पायलट बेस में जनवरी से लेकर फरवरी 2024 के बीच में लॉन्च किया गया था और पहली बार इसे बड़नगर, महसाना, गुजरात पे लॉन्च किया गया था। और अभी रिसेंटली इसका 6th बैच है जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसमें क्या करते हैं, हर एक बैच में 20 स्टूडेंट होते हैं, 10 लड़कियां होती हैं, 10 बॉयज होते हैं और हर हफ्ते कंट्री के अलग अलग कोने से इनको सिलेक्ट किया जाता है और अलग अलग कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब अगली बात करेंगे SBI के बारे में। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी वाले सेगमेंट से, क्योंकि जब कोई भी चीज फर्स्ट होती है तो मैंने आपको हमेशा कहा है वो फर्स्ट वाली जो चीज है इंडिया में वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, SBI फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ठीक, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये बुलियन क्या होते हैं। बुलियन मतलब क्या है, आपका जो गोल्ड है या सिल्वर है जो कि बार कॉइन के फॉर्म में है और जिनको आप एक्सचेंज कर रहे हो वही आपके बुलियन है। ठीक है, इतनी चीजें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस इट हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में यहाँ पर जो SBI है, SBI का जो गिफ्ट सिटी गुजरात में ऑफिस आपको देखने को मिलेगा या बैंकिंग यूनिट देखने को मिलेगी, तो वो बैंकिंग यूनिट को RBI ने अलाउ किया है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जो भी सेटलमेंट्स है, मतलब क्लियरिंग करने का काम है, वो भी आप कर सकते हैं। RBI ने इनको अप्रूवल दिया है। It enable SBI IFSC banking unit to trade on the IIBX, मतलब ये बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, as the RBI allow
IBU to act as a trading member and clearing member at IIBX at a special category client for importing gold through the bullion exchange. अब ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में देखने को मिलता है। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, IFSC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, गांधीनगर गुजरात में। बेसिकली ये क्या करता है, गेटवे प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो बुलियंस की। ठीक है, इसके अलावा ये आपको वॉल्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपनी बुलियंस को, मतलब जो बार एंड कॉइन है गोल्ड एंड सिल्वर के, जिसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है, उनको आप होल्ड भी कर सकते हो। डन। तो SBI वो पहला बन गया है। ठीक है, RBI ने अप्रूवल दिया है या अलाउ किया है। नेक्स्ट है MDL। MDL मतलब क्या है, मजगांव डॉक लिमिटेड। तो मजगांव डॉक लिमिटेड के रिसेंटली 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, मतलब इस कंपनी को बने हुए 250 साल हो गए हैं। और जब कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कॉमोरेटिव कॉइन, एक स्मारक सिक्का जारी करती है। तो यहाँ पर भी 250 रुपीज का कॉइन यहाँ पर इशू किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, हमारे जो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं, उनका नाम है गिरिधर अरमानी। उन्होंने रिसेंटली ये 250 रुपए के कॉइन को इशू करने का काम किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 250th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ मजगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, अगर हम मजगांव डॉक लिमिटेड की थोड़ी सी कहानी समझते हैं तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ ड्राई डॉक। इसने 1774 में काम करना शुरू किया था मुंबई में। फिर 1934 में एक प्राइवेट कंपनी बन गई और फिर उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मतलब अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट के हैं। कब? 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्राइमरी या कह सकते हैं बहुत ही प्रीमियर आपका डॉकयार्ड देखने को मिलेगा और इसे मिनीरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। ठीक है, ये क्या करता है, तो हमारे शिपयार्ड्स को सबमरीन, वॉरशिप और इंडियन नेवी के या कोस्टल गार्ड के जो वेसल्स है उनको रेडी करने का काम करता है। जो MDL है, इसी MDL ने सागर सम्राट को भी डिजाइन किया है। और सागर सम्राट क्या है, ये ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है जो कि बॉम्बे हाई या अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा, जिसको इस्तेमाल ONGC करता है पेट्रोलियम को ड्रिल करने के लिए, पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें। अब ये कॉइन कैसे इशू होते हैं? क्या कभी भी कोई भी कॉइन कोई भी इशू कर लेता है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको हम कॉइनेज एक्ट 1906 के नाम से जानते हैं, जिसको 2011 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि गवर्नमेंट कॉइन को इशू कर सकते हैं। कॉइन के अलावा 1 रुपए के नोट को भी गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है? RBI के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने जो कॉइन इशू किए हैं वो सर्कुलेशन में लेकर आए। क्लियर है? अंडर द RBI एक्ट 1934 RBI हैज द पावर टू इशू करेंसी नोट। तो RBI करेंसी नोट को इशू कर सकता है 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट्स को, जबकि कॉइन जो होते हैं वो 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए के कॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करा सकती है। हमारे देश में 4 मिंटिंग यूनिट है जहां पे कॉइन को मिंट किया जाता है। आंसर हो जाएगा मुंबई है, अलीपुर कोलकाता में है, हैदराबाद एंड नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब ये जो कॉमोरेटिव कॉइन होते हैं वो केवल एक स्पेशल पर्पस या ओकेजन में लॉन्च किए जाते हैं। पहली चीज, इसका पर्पस केवल कलेक्शन करना होता है, ये लीगल टेंडर नहीं होते। समझिएगा, ये लीगल टेंडर नहीं होते। ऐसा अगर आपको लगे कि कल मैं बैंक से जाके 250 रुपए का कॉइन ले आऊं और कल को मार्केट में जाके नूडल्स खाने लगो, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है मतलब इसका इस्तेमाल हम गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में नहीं कर सकते। पहला कॉमोरेटिव कॉइन इंडिया में प्रिंट या मिंट किया गया था, जिसमें आपको इमेज देखने को मिलेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिसको 1964 में इशू किया गया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं केन्या में। तो केन्या में बहुत हैवी रेनफॉल होने के कारण वहां पे फ्लड आया हुआ है। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और उसके अलावा जब पानी भरता है, फ्लड आता है, तो उसके बाद गंदगी भी होती है। गंदगी होने के बाद क्या होता है, मॉस्किटोज भी आते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आते हैं। तो वैसे ही हैजा फैला हुआ है भाई केन्या में। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करने का डिसाइड किया है। इंडिया ग्रांट्स $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू द फ्लड हिट केन्या। तो $1 मिलियन ग्रांट दिया है इंडिया ने केन्या को, जिससे यहाँ के लोगों को वापस से पटरी पे
पे लाया जा सके। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन लगभग 22 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ आइटम, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं हाइजीन किट्स, मेडिकल किट्स हो गए, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग और आपके पैक्ड फूड आइटम्स, इन सब को लेकर हमारे प्लेन ऑलरेडी जा चुके हैं केन्या में। सिमिलर टाइप का ऑपरेशन 10 मई 2024 को भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसी तरीके का रिलीफ कंसाइनमेंट इंडियन नेवल शिप INS सुमेधा से भी केन्या भेजा था 10 मई को, मतलब अभी रिसेंटली ही भेजा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, इतना फ्लड आपको क्यों देखने को मिल रहा है केन्या में? तो उसका रीजन है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट एक अनयूजुअल वार्मिंग इफेक्ट होता है। जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का पानी जो आपके पैसिफिक ओशियन का पानी है या पेरू के कोस्ट का पानी है, वो कुछ ज्यादा गर्म हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो जब ये इर्रेगुलर फिनोमेना होता है तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में रेनफॉल कम होती है, लेकिन केन्या जैसी जगह में, अफ्रीका में आप देखेंगे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम केन्या की बात करते हैं तो विलियम रूटो इसके प्रेसिडेंट है, नैरोबी कैपिटल है इसकी, और करेंसी यहाँ पे केन्या सीलिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं एक और रिपोर्ट के बारे में, जिसको यहाँ पर एक कंसल्टेटिंग फर्म CBRE साउथ एशिया ने पब्लिश किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया है, डेटा सेंटर कैपेसिटी कितनी है। डेटा सेंटर कैपेसिटी, जहां पर एक क्लाउड बनाया जाता है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इंडिया आप देखेंगे, इंडिया टॉप पर देखने को मिलेगा, और इंडिया ने ओवरटेक जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और कोरिया को भी कर लिया है। 2023 के अकॉर्डिंगली इंडिया की टोटल जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो 950 मेगावाट्स की आपको देखने को मिल जाएगी, और हम 2024 से 2026 के बीच में 850 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी को एड ऑन करेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज टॉप विद द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ 950 मेगावाट इन द एशिया पैसिफिक रीजन एक्सक्लूडिंग चाइना। यहाँ पे चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग चाइना। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर एंड कोरिया जैसी कंट्रीज को ओवरटेक कर लिया है। यहाँ पर इंडिया का मैंने टारगेट बता ही दिया कि 2024 से 26 के बीच में हम एडिशनल 850 मेगावाट कैपेसिटी को एड ऑन करेंगे, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया। इसके अलावा हमारा जो टोटल टोटल कैपेसिटी, हमारा टारगेट कितना है, 2026 का टारगेट है 1800 मेगावाट का। क्लियर है? इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि इंडिया में कई सारे लोगों ने डेटा सेंटर में क्या किया, इन्वेस्ट किया है। इंडिया में बहुत सारा प्राइवेट एंड आप कह सकते फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, इसलिए इंडिया में ये ग्रोथ देखने को आपको मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं द इंडस्ट्री हैज सिक्योर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ मोर देन $40 बिलियन। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर से और ग्लोबल इन्वेस्टर से जो कमिटमेंट किए गए हैं कि आने वाले समय में वो $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण हम अपने डेटा सेंटर कैपेसिटी को और इन्हांस कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि वो कौन से स्टेट है जो कि इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे है डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगली कहानी हम समझते हैं और लास्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। लास्ट तो नहीं है, अभी क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज हम देखेंगे। हमको बात करनी है अभी आइसलैंड के बारे में, वो भी हम बात करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा भाई, इंसानों का इंश्योरेंस होता है, क्रॉप का होता है, फील्ड का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, जानवरों का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका इंश्योरेंस भी होगा। ठीक है, अब भाई किसी ने अपना पूरा जीवन भर का पूंजी लगा के, कैपिटल लगा के एक सैटेलाइट बनाया, उसको लॉन्च किया, वो ऑर्बिट में गया और ऑर्बिट में जाने के बाद किसी डेब्री से टकरा गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या उसका इंश्योरेंस तो करो। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, Tata AIG unveiled India's first satellite-based in orbit third-party liability insurance। यहाँ पे टाटा AIG ने बेसिकली कहा है कि हम यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। किसे? इंडिया का ये पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर फाइनेंस करने का काम करेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे डिमांड है। बेसिकली जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको जो ऑपरेटर्स है, उनकी डिमांड है। इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया का एम क्या है कि हमें अपना जो मार्केट शेयर है, आपका जो स्पेस सेक्टर में मार्केट शेयर है, वो 47.3 बिलियन तक करना है बाय 2032। तो इसलिए ये काम किया जा रहा है।
ठीक है, चलिए अब आपकी बारी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और जो नए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। पहला है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विथ विच कंपनी। तो मैंने कल ही बताया था, ये ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे ड्रोन को मैनेज करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और कौन देगा? आंसर है ऑप्शन बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वेरी गुड। मैं आप लोगों की डेली कमेंट देखती हूँ, इनफैक्ट जब मैं क्लास आपका प्रीमियर चल रहा होता है, आप लोग वीडियो देख रहे होते तब भी मैं अवेलेबल होती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट में देख रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। साहृदय लोचना इज ऑथर्ड बाय, इसे किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, ऑप्शन ए। इन अ गुडविल जेस्टर इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड vital budgetary support to which country government with the rollover of $50 million treasury bill for another year। यहाँ पर एज अ गुडविल जेस्टर कि हाँ भाई तुम दोस्त हो, चलो ठीक है तुम्हारी गलतियां हो गई तो हमें माफ कर देते हैं, और हम आपको 1 साल के लिए और ट्रेजरी बिल जिसका है $50 मिलियन का, वो हम आपको इशू करते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपने हमसे रिक्वेस्ट की है। तो कौन है भाई ये? आंसर है मालदीव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन इतनी चीजें। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सब्सक्राइबर है जिसने इस ट्रेजरी बिल को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ मालदीव्स को दिया है, और जब ये मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसके बाद इन्हें रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मालदीव की कैपिटल माले होती है, करेंसी रुपया है, और प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजो है। अब बहुत से स्टूडेंट होंगे, हो सकता है जो इकोनॉमी में नहीं इन सारे टर्म्स को जानते हो, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और एक शॉर्ट टर्म लोन आपको प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनका टेन्योर या जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम की होती है। तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, या तो ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए, या 182 डेज, या फिर 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। Recently, where was the 10th meeting of Memory of World Committee for Asia and Pacific held? तो अभी हमने देखा था यूनेस्को ने इस मीटिंग को होल्ड किया था या हेल्ड किया था, कहां पे? मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी विल ऑपरेट द शाहिद बेहस्ती टर्मिनल ऑफ चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान? तो रिसेंटली 10 सालों का एक एग्रीमेंट हुआ है और इंडिया ऑपरेट करेगा इस टर्मिनल को चाबहार पोर्ट के, और ये एग्रीमेंट इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के साथ हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed chairman of Tata Electronics? तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था और कहा था ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, एन चंद्रशेखरन इनका नाम आपको मिल जाएगा। अगली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है सृष्टि खांडगली, जो रिसेंटली न्यूज में देखी गई। पूछा जा रहा है कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो इनका रिलेशन आपको जिम्नास्ट से देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट, which Indian company has announced the creation of Global Artificial Intelligence Center of Excellence in Paris during the France Summit? तो फ्रांस समिट के दौरान जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पेरिस में बनाया जाएगा, और कौन बना रहा है ये एक्सीलेंस सेंटर? आंसर हो जाएगा TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 85th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है? पी श्याम निखिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अभी 22 नंबर के एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप होने वाले हैं चाइना में, और वहां पर इंडियन वीमेन टीम की कैप्टन कौन है? इंडियन वीमेन टीम की कैप्टन किसे बनाया गया है? कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो रथिका सीलन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मेल टीम का कैप्टन पूछ लिया जाता तो आपको वेलावन सेंथिल कुमार का नाम याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट मैमोथ हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इज विच कंट्री? तो ये क्या करता है? ये प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के नीचे ले जाता है। इसमें कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, या तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इस्तेमाल करो, या तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का ये पूरा सेटअप किसने स्टार्ट किया है? आंसर है आइसलैंड ने, ऑप्शन ए।
कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एयर कैप्चर प्लांट है, मैमोथ इसका नाम है, और आइसलैंड ने इसको लॉन्च किया था। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। इसके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, और ये 36,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली कैप्चर कर सकता है, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका जो पहला वाला वर्जन था जिसका नाम है ऑर्का को बेसिकली इसने सक्सीड करने का काम किया है। और इसमें कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप अंडरग्राउंड स्टोर भी कर सकते हो, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो स्टोन में, और इसे रीयूज भी कर सकते हो। ठीक है, एक स्विस कंपनी है जिसका नाम है क्लाइमवर्क, और इन्होंने पार्टनरशिप की थी आइलैंड की एक कंपनी जिसका नाम है कार्बफिक्स, और इन्होंने इस पूरी टेक्नोलॉजी को या मैमोथ को रेडी करने का काम किया है। डन। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको आप आराम से बैठ के पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? डन। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर जरूर करके जाएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।